हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर, नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ रिक्वेस्ट कर लेता हूं आपसे। लाइक सब्सक्राइब तो आप कर दोगे, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ये नोट्स आपको वहां ऐप पे मिल जाएंगे। उसके अलावा टेस्ट वगैरह वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, तो डाउनलोड करके देख लेना। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कब क्लास होती है कब नहीं होती वहां पर आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। चलो शुरुआत करें आज के लेक्चर की। आ जाओ जी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा लेक्चर पे आते हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हिंदी में बात करूं तो इसको कहते हैं उपसंयोजन यौगिक। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हिंदी में क्या कहेंगे? उपसंयोजन यौगिक कहा जाएगा। ठीक बात है भैया, ठीक बात है। चलो अब सबसे पहले अपन जो स्टार्ट करेंगे वो कहां से स्टार्ट करेंगे? मॉलिक्यूलर या फिर एडिशन कंपाउंड, या फिर हिंदी में बात करें तो उनको कहेंगे आणविक या फिर योगात्मक यौगिक क्या होते हैं। सबसे पहले आप सुनो ध्यान से, मैं ये कहना चाहता हूं कि मॉलिक्यूलर या फिर एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? आणविक। मॉलिक्यूलर मतलब आणविक, ठीक है। एडिशन मतलब योगात्मक यौगिक क्या होते हैं, पहले आपको वो समझना पड़ेगा। किसको समझने के लिए? अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझने हैं तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक बात है। डेफिनेशन क्या होती है देखो, जब दो या अधिक सरल लवणों मतलब सरल जो सोल्ट आपके को क्रिस्टलीकृत करके मिश्रित कर दिया जाए, आपस में मिक्स कर दिया जाए तो योगात्मक यौगिक बनते हैं। जब दो या अधिक सरल लवणों को क्रिस्टलीकृत करके आपस में मिश्रित कर दिया जाए तो क्या बनते हैं? आपके योगात्मक यौगिक बनते हैं, एडिशन कंपाउंड या फिर आपके मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनते हैं। ठीक बात है। अब इसके दो एग्जाम्पल हैं जी, मॉलिक्यूलर या फिर एडिशन कंपाउंड के दो एग्जाम्पल हैं। एक है आपका डबल सॉल्ट, एक है क्या है आपका? डबल सॉल्ट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? द्विलवण कहते हैं। डबल सॉल्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? द्विलवण कहते हैं। हिंदी वाले नाम भी आपको याद रखने, इंग्लिश वाले भी आपको ध्यान में होने चाहिए। तो एक तो इसका एग्जांपल हो गया डबल सॉल्ट और दूसरा हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अपन को डिटेल में क्या पढ़ना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है। तो आपको ये पता लग गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, यह पता लग गया। एडिशन कंपाउंड वो होते हैं जो दो या फिर दो से अधिक जो सरल लवण हैं उनके क्रिस्टलीकृत होकर मिश्रित होने से जो कंपाउंड बनते हैं उनको एडिशन कंपाउंड कहा जाता है। इसके दो एग्जांपल हैं, द्विलवण मतलब डबल सॉल्ट और इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले बात करेंगे डबल सॉल्ट क्या बवाल है। ठीक है, आ जाओ। डबल सॉल्ट का पहला एग्जांपल क्या है आपका? कार्नलाइट। क्या है? कार्नलाइट। ये कार्नलाइट कैसे बनता है? देखो KCl MgCl2 6H2O। देखो अलग अलग कंपाउंड्स आपस में मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, यही क्या होता है आपका? डबल सॉल्ट होता है या फिर एडिशन कंपाउंड होता है, जिसके अंदर अपन बात कर रहे हैं पहले किसकी? डबल सॉल्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वापस एक बार सुनो ध्यान से। कार्नलाइट, ठीक है। एग्जांपल आपको ध्यान में रखना, किसका एग्जांपल है? डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। कैसे बनता? KCl MgCl2 6H2O। ठीक है, और क्या बनेगा? KCl MgCl2 6H2O। एग्जाम ये आपका जो फॉर्मूला है इसका वो आपको याद होना चाहिए। ठीक बात है। चलो पोटाश अल्म, जिसको शॉर्ट में जिसको हिंदी में फिटकरी कहते हैं। ठीक है, फिटकरी। K2SO4 AlSO4 होल थ्राइस। ठीक है, और 24H2O, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। एग्जाम्पल ये आपको याद होना चाहिए, पोटाश अल्म, और उसका आपको ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। फिर हम मोहर सोल्ट FeSO4 NH4 होल ट्वाइस। ठीक है, SO4 6H2O, इससे ये इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये किसकी बात करें अपने? डबल सोल्ट की। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया डबल सोल्ट जो है उसके अंदर भी बहुत सारे कंपाउंड से मिलने से डबल सोल्ट बनता है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। देखो डबल सोल्ट, देखो KCl एक अलग क्या है आपका? मॉलिक्यूल है। MgCl2 एक अलग मॉलिक्यूल है। H2O एक अलग मॉलिक्यूल है। तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के मिलने से जो बना है वो भी डबल सोल्ट है। ठीक है, और अलग अलग मॉलिक्यूल से मिलकर जो बना होता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है। डिफरेंस क्या है? डबल सोल्ट और आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दोनों ही आपके अलग अलग मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? अगर उसी डिफरेंस की बात करते हैं, ये अपने पास में जी डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ध्यान से देखते जाना भाई, ध्यान से देखते जाना। डबल सॉल्ट जो होते हैं वो ठोस अवस्था में स्टेबल होते हैं। देखो ध्यान से सुनो, डबल सॉल्ट जो होंगे वो ठोस अवस्था में स्टेबल होंगे और एक्वस स्टेट में क्या हो जाएंगे? विघटित हो जाएंगे। ठोस अवस्था में तो क्या होंगे वो स्टेबल होंगे, और जो आपकी जलीय अवस्था होगी उसमें क्या हो जाएंगे? विघटित हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक बात है। ये किसके बारे में? डबल सॉल्ट के बारे में है। एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, जैसे
KCl MgCl2 6H2O, ठीक है। जैसे हम इसको पानी में डालेंगे तो देखो K प्लस अलग हो गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया, Mg+2 अलग हो गया, T2Cl नेगेटिव अलग हो गया, मतलब पूरा का पूरा ये तो बिखर गया, ठीक है, पूरा का पूरा बिखर गया, तो ये विघटित हो जाता है। जब भी अपन डबल सोल्ट को सॉलिड स्टेट में रखेंगे तब तो वो स्टेबल रहेगा, जैसे हम पानी में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, पूरा अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। वही मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो वहां क्या होगा, ठोस और वह जलीय अवस्था दोनों में क्या होता है, वो स्टेबल होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ठोस अवस्था में तो आपका स्टेबल होगा ही होगा, उसके अलावा जलीय अवस्था के अंदर भी क्या होगा, वो स्टेबल होगा, ठीक बात है। तो ये डिफरेंस पता लग गया, डबल सोल्ट सिर्फ ठोस अवस्था के अंदर, जलीय अवस्था के अंदर टूट जाएगा, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो ठोस अवस्था और जलीय अवस्था दोनों के अंदर क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो K4FeCN6, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट के अंदर है, इसका मतलब सॉलिड अवस्था के अंदर है। जैसे हमने इसको पानी में डालेंगे तो सिर्फ K प्लस जो वो विघटित होगा वो अलग हो जाएगा, बाकी जो है आपका ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल रहेगा। इसलिए कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं आपके वो विघटित नहीं होते जल के अंदर, ठीक है। ये पहला आपका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। भैया एक डिफरेंस से मजा नहीं आया, एक डिफरेंस और बता दूं, डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक डिफरेंस और बता देंगे। तो दूसरा डिफरेंस ये है कि जो डबल सोल्ट होते हैं वो सभी आयंस का पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। जो आपके डबल सोल्ट होंगे वो सभी जितने भी आयंस हैं सबका क्या देंगे, पॉजिटिव टेस्ट। भैया मतलब क्या हुआ इसका, अभी समझाते हैं जी। सभी आयंस का पॉजिटिव टेस्ट देंगे, तो जैसे ही मेरे पास में ये क्या है, KCl MgCl2.6H2O, ये मेरे पास में क्या है, एक डबल सोल्ट है। मैंने क्या किया, इसको पानी में डाला, और आपको पता ही है पानी में डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है और बिखर जाता है, ठीक है। जब भी डबल सोल्ट को पानी में डालते हैं तो ये विघटित हो जाता है, हो गया जी विघटित। K प्लस अलग निकल गया, MgCl2 अलग हो गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया, ठीक बात है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा था कि पॉजिटिव टेस्ट देगा। इसके अंदर कौन कौन से आपके आयन है, K प्लस है जी, ठीक है, तो K प्लस क्या हो चुका है, अलग हो चुका है टूट के। तो जब आप K प्लस के लिए पोटेशियम के लिए जब टेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल भैया पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही Mg+2 जो है वो क्या देगा, वो भी टूट के अलग हो चुका है, आयन के रूप में आ चुका है, तो वो भी क्या करेगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। और ऐसे Cl नेगेटिव जो है वो भी आयन के रूप में आ चुका है, तो वो भी क्या देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो इसके अंदर जितने भी आयन थे वो सब के सब क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव टेस्ट दे रहे हैं। किसके अंदर, आपके डबल सोल्ट के अंदर। वही मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो यहां पर सभी आयंस के लिए पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते हैं, सभी आयंस जो है वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते हैं। कैसे, देखो K4FeCN6 जो है उसको हमने पानी में डाला, तो आपको सबको पता है कि ये पानी में विघटित नहीं होता है, सिर्फ K प्लस जो वो अलग हो जाता है। तो यहां पर देखो K प्लस के लिए अगर अपन टेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा। Fe+2 के लिए अगर हम टेस्ट करेंगे तो क्या वो पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि Fe जो है अभी भी विघटित नहीं हुआ है, बिखर के अलग नहीं हुआ, टूटा नहीं है, अलग नहीं हुआ है वो, तो यहां पर नेगेटिव टेस्ट टेक्निकली मिलेगा। Cn नेगेटिव की बात करें तो Cn नेगेटिव के लिए क्या पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, नहीं जी, Cn अभी भी अलग नहीं हुआ है, आयन के रूप में अभी भी वो नहीं आया है, अभी वो क्या है, कॉम्प्लेक्स के रूप में, आयन के रूप में नहीं आया, इसलिए Cn नेगेटिव का भी क्या आएगा, नेगेटिव टेस्ट आएगा। तो ये समझ में आ गई आपको, ये डिफरेंस है जी डबल सोल्ट और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। समझ में आई बात, आगे बढ़े, बढ़े आगे। फिर अपने सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे दिखते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस प्रकार के दिखते हैं, इनमें क्या क्या बला होती है, वो सारा अपन कुछ समझते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ठीक है। ये अपने पास में एक मैंने एग्जांपल लिया है, कॉम्प्लेक्स अपने सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कौन सी चीज का क्या नाम है वो नाम आपको याद रखना है जी। यहाँ पर ये हमने एक सिंपल सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया K4FeCN6, ठीक है, ये अपने एक नॉर्मल सा कंपाउंड लिया है, ठीक है। अब इसका, अब इसमें कौन सी चीज क्या है, उसका नाम क्या होगा वो आपको ध्यान में रखना है। ये जो बाहर पड़ा है ना, K4 जो बाहर पड़ा है, ये क्या होता है जी, ये आपका आयोनाइजेशन स्फीयर होता है। जो इस ब्रैकेट के बाहर पड़ा है वो क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर है। जो इस बड़े वाले कोष्ठक के बाहर पड़ा है वो आयोनाइजेशन स्फीयर होता है, या फिर इसको काउंटर आयन भी कहा जाता है, ठीक बात है, ठीक है जी। उसके बाद में जो आपका ये ब्रैकेट के अंदर जितना भी सामान बंद है ना, जो सामान ब्रैकेट के बाहर होगा वो आयनाइजेशन स्फीयर होगा या फिर काउंटर आयन होगा, और जो इस ब्रैकेट के अंदर होगा वो क्या होगा, वो आपका समन्वय मंडल होगा। इंग्लिश में बात करूं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। लाइट मेरे मजे ले रही है आज, ऐसे मेरे को गर्मी लग रही है और ये लाइट कर रही है थोड़ी झप 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 झप, परेशान कर रही है। चलो जी, समन्वय मंडल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जी, जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या सारा, वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। यहां तक समझ में आ गई। ब्रैकेट के अंदर घुसते हैं, पूरा ब्रैकेट का कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर क्या माल मसाला उसके बारे में बात अपन करते हैं, ठीक है।
तो यहां पर देखिए जी, ये जो Fe है ना, ये Fe ये क्या होगा आपका केंद्रीय परमाणु आयन या फिर सेंट्रल एटम कहेंगे इसको। ये क्या है यहाँ पर, ये आपका सेंट्रल एटम, हिंदी में इसको केंद्रीय परमाणु या फिर आयन कह देंगे। ये जो यहाँ पर Cn है, ये क्या होता है, ये लिगेंड होता है। क्या होता है, लिगेंड। समझाएंगे इस सब के बारे में, समझाएंगे भी, सुनो कौन क्या होता है वो समझ लो बस। ये Cn क्या है, इसको लिगेंड कहते हैं। और यहाँ पर ये जो 6 लगा हुआ है ना, जो नंबर है, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, या फिर उप सह संयोजन संख्या कह देंगे, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कह देंगे। वापस एक बार सुनो ध्यान से, हमारे सामने एक सिंपल सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बिल्कुल भैया कंपाउंड है। हम मैं ये कह रहा हूं कि इनमें से कौन सा क्या है वो आपको ध्यान में रखना है जी। K4 है आयनोजन स्फीयर, जो ब्रैकेट के बाहर होगा, जो बड़े वाले इस कोष्ठक के बाहर है, वो आपका आयनोजन स्फीयर है, या फिर इसको काउंटर आयन भी कहते हैं, ठीक है। और जो कोष्ठक के अंदर जितना भी माल मसाला बंद है, वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर समन्वय मंडल होता है। यहां से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अपन कोष्ठक के अंदर घुसेंगे, घुसे तो हमें क्या दिखाई दिया, Fe। ये Fe क्या है, ये Fe क्या है, ये सेंट्रल एटम है जी। ये Fe क्या है, ये सेंट्रल एटम है, ठीक है। और ये Cn क्या है, ये लिगेंड है। और ये 6 क्या है यहाँ पर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। बातें समझ में आ गई, चलो जी अब एक एक को पढ़ लेते हैं। आयनोजन स्फीयर क्या होता है, जो ब्रैकेट के बाहर था ना आयनोजन स्फीयर काउंटर आयन, वो क्या होता है, आयनन योग्य भाग, ऐसा भाग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ऐसा भाग जो आयनन योग्य हो, जो आयन बन जाता हो। देखो याद करो, अपन ने पानी में डाला था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, तो क्या हुआ था, जो K+ था ना, जो बाहर था, वही क्या हुआ था, आयन के रूप में विघटित हुआ था। बाकी कोई आयन के रूप में विघटित नहीं हुआ था। मतलब क्या हुआ कि जो आपका आयनेशन स्फीयर है, जो ब्रैकेट के बाहर होगा, वो आयनन योग्य है, वो आयन के रूप में बदल जाता है, ठीक है। फिर अगला था कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो ब्रैकेट के अंदर जितना माल मसाला, जो कोष्ठक के अंदर जितना माल मसाला है, क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो क्या नॉन आयनाइजेबल पार्ट है, वो आयन के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। लिगेंड के बारे में बात करें अपन, लिगेंड मैंने आपको दिखाया था, देखो ये वाला भाग लिगेंड है, Cn जो है वो लिगेंड है, ठीक है। लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है। लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है। मतलब लिगेंड इसको कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा वो क्या होगा, लिगेंड होगा जी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको क्या कहते हैं अपन, लेविस बेस कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको अपन क्या कहते हैं, लेविस बेस कहते हैं। तो ठीक बात है, ठीक है जी, ठीक है। फिर बात करें सेंट्रल एटम की। सेंट्रल एटम कौन होता है, सेंट्रल एटम वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है तो एक्सेप्ट तो कोई ना कोई तो करेगा। अरे कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई ना कोई एक्सेप्ट भी करेगा उसको। एक्सेप्ट कौन करेगा, सेंट्रल एटम करेगा जी, ठीक है। Fe मैंने आपको बताया था, Fe वहां पर क्या था, सेंट्रल एटम था। तो सेंट्रल एटम कौन है, Fe। तो वो क्या करेगा यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा, ठीक है। लाइट ऊपर नीचे हो रही है। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, वो लेविस एसिड होता है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, लेविस एसिड होता है। और ये जो सेंट्रल एटम बना ये कौन होते हैं, सामान्यतः, हमेशा नहीं, सामान्यतः ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। जनरली ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो पता लग गया कि क्या क्या चीजें हैं। फिर बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो 6 है ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ये क्या होता है, सेंट्रल एटम या फिर आयन द्वारा, सेंट्रल एटम या फिर आयन द्वारा ग्रहण किए गए लोन पेयर की संख्या, कि भाई सेंट्रल एटम ने कितने लोन पेयर ग्रहण किए हैं, उसकी संख्या को क्या कहेंगे अपन, कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। अभी तक कुछ भी हार्ड नहीं बताया है, अभी तक बस सिंपल बातें बता रहा हूं, किसको क्या कहते हैं बस ये बता रहा हूं। एक बार वापस मैं रिपीट कर दूंगा, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे जी, ठीक है। आयनेशन स्फीयर जो ब्रैकेट के बाहर होगा वो क्या होगा, आयनन योग्य होगा। जैसे पानी में डालेंगे तो आयन के रूप में वही परिवर्तित होता है, बाकी कोई भाग वो परिवर्तित नहीं होता आयन के रूप में, ठीक है। चलो जी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में बात करें तो ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है, ये आयन के रूप में कन्वर्ट नहीं होता, मैंने आपको बता ही दिया एक ही भाग होता है। लिगेंड के बारे में बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन दाता होता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है तो वो लेविस बेस होता है। सेंट्रल एटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, लेविस एसिड होता है। सामान्यतः ये सेंट्रल एटम कौन से होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ठीक बात है। चलो जी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, यहाँ पर सेंट्रल एटम आयन द्वारा ग्रहण किए गए जो लोन पेयर हैं उनकी संख्या को कहेंगे अपन, कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। बात करेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को हिंदी में संकुल कहते हैं, बाकी होमोलेप्टिक ही होता है, ठीक है। सिर्फ एक प्रकार का लिगेंड होगा, जिनके अंदर एक प्रकार का लिगेंड होगा ना, ऐसे कॉम्प्लेक्स, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एक ही प्रकार का लिगेंड होगा, उनको क्या कहा जाएगा, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एक बार मेरे साथ में वापस बोलोगे सारे, और क्या कह रहा हूं मैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एक ही प्रकार का लिगेंड पाया जाता हो, उनको क्या कहेंगे अपन,
होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। भैया एग्जांपल दिखाओ, चलो आज वो दिखा देते हैं एग्जांपल। एग्जांपल क्या है अपने पास में, ये यहाँ पर Cr क्या होता है, Cr क्या है यहाँ पर भैया, ये तो हमें पता है सेंट्रल एटम है, ये क्या केंद्रीय परमाणु है। मैंने कहा H2O क्या है भैया, ये लिगेंड है जी। CH6 क्या है यहाँ पर, ये 6 भैया हमें पता है ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पर लिगेंड कौन है, H2O। एक ही प्रकार का लिगेंड है या दो प्रकार के लिगेंड है भैया, H2O तो एक ही प्रकार का लिगेंड है यहाँ पर। तो ये तो बात हुई, सिर्फ एक प्रकार का लिगेंड जिस कंपाउंड के अंदर होगा वो कैसे कॉम्प्लेक्स होंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होंगे। एक बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर एक से अधिक प्रकार का लिगेंड पाया जाएगा, जिनके अंदर ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड पाए जाएंगे, उनको क्या कहेंगे अपन, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। एग्जांपल की बात करें जैसे क्रोमियम, ठीक है, Cr तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा। उसके अलावा H2O यहाँ पर क्या है, लिगेंड है जी, ठीक है। NH3 यहाँ पर क्या है, लिगेंड है। तो यहाँ पर क्या है, एक से अधिक प्रकार की, H2O भी लिगेंड है, NH3 भी लिगेंड है। तो यहाँ पर क्या है, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड है, इसलिए क्या कह देंगे इसको, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कह देंगे। बिल्कुल सिंपल है जी, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। क्या था होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, ये होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स क्या है अभी बता दें जी, समझो ध्यान से। जिनके पास एक केंद्रीय परमाणु होगा ना, ऐसे कंपाउंड जिनके पास एक ही केंद्रीय परमाणु होगा वो होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होंगे। एक ही केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु मतलब सेंट्रल एटम एक ही होगा, ठीक है, केंद्रीय सेंट्रल, ठीक है, एटम परमाणु, ठीक है। चलो एग्जांपल की बात करें तो K4, ठीक है, Fe, यहां पर Fe K4 तो क्या हो गया आपका, वो बाहर वाला, ब्रैकेट से बाहर वाला क्या होता है आपका, क्या होता है, काउंटर आयन, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर वाला, इसको अपन देखना है। और यहाँ पर Fe क्या है, यहाँ पर अपना सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु Fe है। तो यहाँ पर एक ही क्या होता है आपका केंद्रीय परमाणु है, तो क्या कर देंगे इसको, न्यूक्लियर होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। एक और एग्जांपल देख लो, यहाँ पर देखो Cr, ठीक है, NH3 H2O, ये NH3 H2O ये क्या है, लिगेंड है। अपन को क्या देखना है, सिर्फ सेंट्रल एटम देख रहा है, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु तो सिर्फ एक ही है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। फिर एक आता है हेट्रोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, ऐसे कंपाउंड, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके पास एक से अधिक केंद्रीय परमाणु होगा, ऐसे कंपाउंड जिनके पास में एक से अधिक केंद्रीय परमाणु का सेंट्रल एटम एक से ज्यादा होंगे, उनको हेट्रोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कह देंगे। जैसे एग्जांपल अपने पास में H2O, ठीक है, यहाँ पर H2O क्या है, लिगेंड है, NH3 क्या है, लिगेंड है। सेंट्रल एटम दिखाओ भैया हमें, ये देखो जी सेंट्रल एटम CO, Cr, यहाँ पर ये क्या है, सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर CO भी क्या है, सेंट्रल एटम है, Cr भी सेंट्रल एटम, तो एक से अधिक सेंट्रल एटम है, इसलिए क्या कह देंगे इसको, हेट्रोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलो जी आगे बढ़े, यहां तक समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। अब बात करेंगे किसके, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स किसको कहेंगे, जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर विघटित ना हो, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके अंदर आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कौन सा होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो पुस्तक के अंदर बंद होता है, जो ब्रैकेट के अंदर बंद होता है, वो विघटित ना हो, पानी में डालो और वो विघटित ना हो, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कहेंगे अपन परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। एग्जांपल के बारे में बात करें तो K4 FeCnH6, ठीक है, इसको आप पानी में डालोगे तो K प्लस तो जो है वो तो अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर है वो तो विघटित हो सकता है, लेकिन ये वाला जो है ना ब्रैकेट के अंदर वाला माल मसाला, ये विघटित नहीं होगा, ये स्टेबल है जी। और आपके जो मोस्टली जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे वो इसी प्रकार के होंगे, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स के होंगे। मोस्टली जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आएंगे, और हमें यही पढ़ना है, हमें यही पढ़ना है कि जो पानी में डालने पर विघटित ना हो, जो ब्रैकेट के अंदर वाला माल मसाला है वो विघटित ना हो। एक इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, पढ़ना नहीं अपन को, ठीक है। इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स उनको कहेंगे जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर विघटित हो जाए, जो ब्रैकेट वाला माल मसाला है वो विघटित हो जाए, किसकी तरह, डबल सोल्ट की तरह, ठीक है। डबल सोल्ट के अंदर सारा कुछ अलग अलग बिखर आता ना, वैसा यहां पर बिखर जाएगा। तो ये क्या है, इम्परफेक्ट, परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। इसलिए एग्जांपल की बात करें तो K2CdCN4, ठीक है, देखो ध्यान से, ये 2K प्लस तो निकल ही जाएगा। यहाँ पर ये जो है ना, ये ब्रैकेट वाला माल मसाला ये अनस्टेबल होगा, ठीक है, अनस्टेबल है, तो यहाँ पर जो CD कैडमियम और आपका जो CN है ये अलग अलग टूट जाएंगे। इस तो ये देखो डबल सोल्ट की तरह दिखाई दे रहा है ना, इसलिए क्या है, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। चलो अब बात करेंगे इसकी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन के बारे में बात करते हैं। ये बहुत सिंपल बातें हैं, बहुत ही आसान करके इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लीजिएगा, बस मन लगा के बैठे रहिए और लाइक वाइक रहिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइए, ठीक है। चलो समन्वय बहुफलक या हिंदी में कहेंगे और इंग्लिश में कहेंगे इसको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। क्या है जी, ये सेंट्रल एटम के आसपास लिगेंड्स का अरेंजमेंट, सेंट्रल एटम बीच में होगा, बैठी बात है, बीच में होगा, और उसके आसपास जो है लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट होगा वो किस प्रकार का होगा, उसको कहते हैं जी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, समन्वय बहुफलक, ठीक है। वापस एक बार मैं बोलूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं समन्वय
बहुफलक किसको कहते हैं, पोटेशियम पॉलीहाइड्रोजन किसको कहते हैं, कि भाई सेंट्रल एटम जो है उसके आसपास लिगेंड्स का अरेंजमेंट होगा, उसको क्या कहेंगे अपन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोजन। ठीक है, देखो जैसे मेरे पास में Ml2 है, ये Ml2 का मतलब क्या है भैया, Ml2 का मतलब ये है भैया कि यहाँ पर M क्या है, वो सेंट्रल एटम है, ठीक है, और L2 क्या है, यहाँ पर दो लिगेंड है। तो आपको मैंने बताया था कि लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता होता है, इलेक्ट्रॉन देता है, किसको देता है, सेंट्रल एटम को देता है। तो यहाँ पर M है मेरे पास में, दो लिगेंड है, तो ये लिगेंड किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, सेंट्रल एटम को लिगेंड दे रहा होगा। तो तीर का निशान आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर दो ही लिगेंड है, तो कैसा बनेगा, ये रेखीय लीनियर आएगा। ठीक है, फिर बात करें Ml3 की, Ml3 को देखो भाई, मतलब एक आपका सेंट्रल एटम और तीन क्या है यहाँ पर आपके लिगेंड हैं, M बीच में आ जाएगा और आपके तीनों लिगेंड किसको इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, सेंट्रल एटम को। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो तीनों दे रहे हैं, और यहाँ पर जो आएगा ट्राइगोनल प्लेनर है। ठीक है, Ml4 की बात कर लेते हैं। Ml4 के अंदर 4 लिगेंड है और एक आपका सेंट्रल एटम है, यहाँ पर बनेगा जी स्क्वायर प्लेनर। फिर बात करें Ml6 की, Ml5 छोड़ दो, अपने काम का नहीं है, Ml6 पे आते हैं। एक आपका सेंट्रल एटम और 6 आपके लिगेंड है, यहाँ पर देखो जी ये ऐसे ऐसे, ठीक है, और दो यहाँ पर और जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टा है। ठीक है, तो यहाँ बस आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं लिगेंड्स के बारे में पढ़ते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है, लिगेंड्स देखो, लिगेंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता, भैया ये तो हमें पता है, इलेक्ट्रॉन दाता, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको क्या कहते हैं, लेविस बेस कहते हैं, ये तो हमें पता है। लिगेंड्स जो होते हैं ना यार, लिगेंड्स जो होते हैं वो न्यूट्रल हो सकते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं और वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। जो आपके लिगेंड्स होते हैं वो आपके क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता तो है, लेविस बेस भी है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, उसके अलावा वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। तो कैसे भी आपको दिखाई दे सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी डेंटिसिटी के बारे में, बात करते हैं डेंटिसिटी, दंतुरता, इसके बारे में बात करेंगे, डेंटिसिटी दंतु, ठीक है। लिगेंड्स द्वारा दिए गए लोन पेयर की संख्या, ठीक है, लिगेंड्स द्वारा दिए गए लोन पेयर की संख्या क्या होगी, डेंटिसिटी होगी। आपस एक बार बोल रहा हूं मैं, लिगेंड्स द्वारा दिए गए लोन पेयर की संख्या को क्या कहेंगे, दंतुरता या फिर डेंटिसिटी कहा जाता है। सिंपल सिंपल परिभाषाएं हैं, आपको बस सुनना तो पड़ेगा यार। ठीक है, क्या कर रहा हूं, लिगेंड आपको ये पता है कि भैया लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है, इलेक्ट्रॉन देता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि लिगेंड जो है वो कितने लोन पेयर दान कर रहा है, दाता कितने इलेक्ट्रॉन को, कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, एक लिगेंड कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, उसकी संख्या को क्या कहेंगे अपन, डेंटिसिटी या फिर दंतुरता कहेंगे। तो सुनो ध्यान से, लिगेंड द्वारा दिए गए लोन पेयर की संख्या, कि एक लिगेंड कितने लोन पेयर की संख्या दे रहा है, उसको क्या कहेंगे अपन, डेंटिसिटी या फिर दंतुरता। अपन देखते हैं फिर, एक होता है यूनिडेंटेट लिगेंड, कुछ होते हैं यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट का मतलब हिंदी में कहेंगे इसको एक दंतुर। यूनिडेंटेट का मतलब ऐसा लिगेंड जो सिर्फ एक ही लोन पेयर देता हो, ठीक है, ऐसा लिगेंड जो सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट करता हो, उसको क्या कहेंगे अपन, यूनिडेंटेट लिगेंड कहेंगे। ऐसा लिगेंड जो एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा उसको अपन यूनिडेंटेट कह देंगे। ऐसा लिगेंड जो दो लोन पे डोनेट करता हो उसको क्या कहेंगे, बाइडेंटेट कह देंगे। जो ऐसा लिगेंड जो 3 लोन पे डोनेट करता है उसको ट्राइडेंटेट कह देंगे। ऐसा लिगेंड जो 4 लोन पे डोनेट करता है उसको टेट्राडेंटेट कह देंगे। ऐसा लिगेंड जो 5 लोन पे डोनेट करता है उसको पेंटाडेंटेट कह देंगे। और ऐसा लिगेंड जो 6 लोन पे डोनेट करता हो उसको हेक्साडेंटेट कह देंगे। ये समझ में आई बात, बिल्कुल आसान है जी। डेंटिसिटी दंतुरता क्या होती है, दंतुरता उसको कहते हैं कि एक लिगेंड जो है वो कितनी संख्या में लोन पेयर दे रहा है, डोनेट कर रहा है। अगर वो एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो उसको यूनिडेंटेट कहेंगे। अगर वो 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो क्या कहेंगे, बाइडेंटेट। अगर वो 3 लोन पेयर तो ट्राइडेंटेट, वो 4 तो वो टेट्रा, और वो 5 तो पेंटाडेंटेट, वो 6 तो हेक्साडेंटेट। ठीक है बात है, ठीक है जी। अब एक होते हैं एम्बीडेंटेट, ठीक है, एक होते हैं एम्बीडेंटेट, हिंदी में इसको कहेंगे उभयदंती। क्या कहेंगे, उभयदंती। भैया ये क्या बवाल है, एम्फीडेंटेट क्या है जी, एम्बीडेंटेट क्या है, देखो ध्यान से, जिनके पास 2 डोनर साइट है, ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 डोनर साइट है, मतलब 2 डोनर साइट है, ऐसे बताऊंगा अभी, ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 डोनर साइट है लेकिन डोनेट एक ही साइड से करते हैं। ठीक है, वापस सुनो ध्यान से, ऐसा लिगेंड है जो जिसके पास में 2 डोनर साइट, दो डोनर साइट का मतलब क्या है, ऐसा लिगेंड जो 2 जगह से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। एक लिगेंड है जी, ये मान लो एक लिगेंड है, ठीक है, लिगेंड
ये दो जगह से, यहां से भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, यहां से भी डोनेट कर सकता है। ऐसा लिगेंड जो दो जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है लेकिन करता एक ही जगह से है, कर सकता है वो दो जगह से लेकिन करता एक ही जगह से है, उसको क्या कहेंगे? एम्बीडेंटेड लिगेंड कहेंगे। वापस सुनो एक बार ध्यान से। एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जो जिनके पास में दो इलेक्ट्रॉन डोनर साइट होती है, दो डोनर साइट होती है, मतलब दो जगह से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं लेकिन करते वो एक ही जगह से हैं। ठीक है, डोनेट एक ही साइड से करेंगे। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो देखो भाई, Ca नेगेटिव, ध्यान से देखो इसको। ठीक है, Ca नेगेटिव जो है वो कार्बन से भी कर सकता है और वो नाइट्रोजन से भी कर सकता है, लेकिन करता किसी से? सिर्फ कार्बन से करेगा। अरे मैं इसी को उल्टा कर दूं तो ये N से कर दूं तो यहां पर जो कार्बन से भी कर सकता है, ये नाइट्रोजन से भी करता है, लेकिन करेगा किसी से? सिर्फ नाइट्रोजन से करेगा। तो ये क्या है? आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है, जो दो जगह से कर सकता है लेकिन करता है एक ही जगह से। ऐसे एक Cn नेगेटिव, ये ऐसे करेगा। ठीक है, इसको मैं NCS लिख दूं तो ये नाइट्रोजन से करेगा। ठीक है, NO2 N से करेगा, इसी को मैं ONO लिख दूं तो ये O से करेगा। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड कहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक होता है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। एक फ्लेक्सीडेंटेड क्या? ध्यान से देखो, वे लिगेंड जिनकी दंतुरता अलग अलग हो सकती है, ऐसे लिगेंड जिनकी जो दंतुरता है, डेंटिसिटी जो है वो अलग अलग हो सकती है, उनको क्या कहेंगे अपन? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कहेंगे। वापस सुनो भाई ध्यान से, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड किनको कहेंगे? वे लिगेंड जिनकी दंतुरता, डेंटिसिटी जो है वो अलग अलग होगी, उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, मतलब क्या हुआ भाई? ऐसा लिगेंड है जो एक बार यूनिडेंटेड है और एक बार वो बाइडेंटेड है। ठीक है, ध्यान से एग्जांपल दिखाते हैं आपको। SO4 नेगेटिव अपने सामने, ये यूनिडेंटेड भी हो सकता है और ये बाइडेंटेड भी हो सकता है। तो अलग अलग दंतुरता दिखा रहा है ना, यहां पर अलग अलग दंतुरता दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा? अरे दिखा रहा है भैया, दिखा रहा है। ये जो आपका SO4 नेगेटिव है, ये यूनिडेंटेड भी हो सकता है और ये बाइडेंटेड भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? ये अलग अलग दंतुरता दिखा रहा है, इसलिए क्या दिखा देंगे इसको? फ्लेक्सीडेंटेड कह देंगे। अरे समझ गया ना? फ्लेक्सिबल मतलब किधर भी मुड़ जाएंगे, वैसे काम कर रहा है ना। फ्लेक्सीडेंटेड, कभी यूनिडेंटेड कभी बाइडेंटेड। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे करता है ये SO4 नेगेटिव को। ध्यान से देखो, ये अपने देखो संरचना बना रखी है। अगर ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी O से डोनेट करेगा ना, ये SO4 नेगेटिव जो है अगर सिर्फ इस वाले O से डोनेट करेगा तो इसको क्या कहेंगे? एक ही O से डोनेट करेगा तो उसको यूनिडेंटेड कह देंगे। लेकिन अगर ये इस O से भी और इस O से दोनों से करेगा तो इसको बाइडेंटेड कह देंगे। दो जगह से करेगा तो बाइडेंटेड, एक जगह से करेगा तो यूनिडेंटेड। तो यहाँ पर ये अलग अलग दंतुरता दिखा रहा है, इसलिए क्या कहेंगे? इसको फ्लेक्सीडेंटेड कहेंगे। और भी एग्जांपल इसके अलावा SO32 नेगेटिव भी है, CO32 नेगेटिव भी है। इसके एग्जांपल है किसके? फ्लेक्सीडेंटेड के। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे यूनिडेंटेड लिगेंड के बारे में, बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ठीक, यूनिडेंटेड लिगेंड। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लिगेंड जो है वो आपके न्यूट्रल भी हो सकता है, वो आपका पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, वो आपका नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो यूनिडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं भैया? वो एक ही लोन पे डोनेट करने वाले यूनिडेंटेड लिगेंड होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। देखो भाई, न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन से हैं? नाम याद रख लो भाई। H2O को क्या कहेंगे अपन? एक्वा कहेंगे। H2O को क्या कहेंगे? एक्वा। ठीक है, ध्यान से सुनो, H2O क्या कहेंगे? एक्वा कहेंगे। NH3 को क्या कहेंगे? अमीन कहेंगे। ये AMMIN है। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? अमीन कहा जाएगा। CO को क्या कहेंगे? कार्बोनिल कहेंगे। NO को क्या कहेंगे? नाइट्रोसिल कहेंगे। और ये इसको क्या कहेंगे? ट्राइफिनाइल फोस्फीन कहा जाएगा। इसको पीरिडीन कहेंगे, इसको इथाइलिन कहेंगे और इसको हाइड्रोक्सिल अमीन कहेंगे। वापस सुनो ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि आपके यूनिडेंटेड जो लिगेंड है, इसमें पहले अपन बात करेंगे न्यूट्रल लिगेंड। मैंने आपको ये बताया था कि आपके जो लिगेंड जो है वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, वो अनायनिक भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। देखो ध्यान से, न्यूट्रल वाले कौन कौन से हैं? H2O। न्यूट्रल में भी कौन से? यूनिडेंटेड लिगेंड की बारे में बात करें ना, यूनिडेंटेड की बारे में बात करें। ऐसे लिगेंड जो एक ही लोन पे डोनेट कर सकते हो। तो यहाँ पर H2 है, H2 क्या कहेंगे? एक्वा कहेंगे। NH3 को अमीन कहेंगे, CO को कार्बोनिल कहेंगे, NO को नाइट्रोसिल कहेंगे और इसको फिनाइल फोस्फीन, पीरिडीन, मिथाइलिन, फिर हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, बात करेंगे अनायनिक की। अनायनिक वाले उनमें क्या लगा देंगे? आइडो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आइडो लगा देंगे। जो अनायनिक होंगे उनके अंदर अपन क्या लगा देंगे? आइडो लगा देंगे। यूनिडेंटेड लिगेंड के बारे में बात करें, लेकिन अनायनिक भी है कुछ। देखो ध्यान से, एक्स नेगेटिव मतलब एक्स किसके लिए लिखते हैं अपन? हैलाइड के लिए। तो क्या हैलाइड को क्या लिख देंगे? हैलाइडो, आइडो लगा देंगे। एफ नेगेटिव मतलब फ्लोराइड होता है। ठीक है, क्या लिख देंगे? फ्लोराइडो। ठीक है, Cl नेगेटिव क्लोराइड, क्लोराइडो। ठीक है, Br नेगेटिव ब्रोमाइड, ब्रोमाइडो। ठीक है, I नेगेटिव आइडो। ठीक है, आइडिडो। ठीक है,
OH हाइड्रोक्साइड हो, O2 2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, पेरोक्साइड हो, O2 नेगेटिव, सुपरऑक्साइड हो, O2 नेगेटिव, ऑक्साइड हो, N3 नेगेटिव, नाइट्राइड हो, NH2 नेगेटिव, अमाइड हो, और NH2 नेगेटिव, इमाइडो। ठीक है, ये आपको एग्जांपल याद होनी चाहिए। N3 नेगेटिव, एजाइडो, CN नेगेटिव, साइनाइडो, साइनाइडो सी भी लिख सकते हैं इसको ना, या तो साइनाइडो लिख दो या फिर इसको साइनाइडो सी। या साइनाइडो सी क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर सी जो है ना, सी और एन, ये क्या है? एम्बीडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है, पता है आपको, होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। तो एम्बीडेंटेड क्या होता है कि दो डोनर साइट है, तो यहाँ पर कार्बन भी डोनर साइट है और आपका नाइट्रोजन भी डोनर साइट है, दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन देगा कोई इनमें से एक। वो कौन देगा? सी, आपका कार्बन जो है वो देगा यहाँ पर। लिख देंगे साइनाइडो सी भी लिख सकते हैं इसको। NC नेगेटिव, आइसोसाइनाइडो, या फिर इसको आइसोसाइनाइडो एन लिख सकते हैं। क्यों? यहाँ पर दोनों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन देगा कौन? नाइट्रोजन, इसलिए आइसोसाइनाइडो एन लिखेंगे इसको। ठीक है, तो ये आपके आयनिक हो गए। अब बात करेंगे अपन एम्बीडेंटेड। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, एक बार पीछे चलते हैं। हाँ, जो आपके एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं, जो उभयदंती होते हैं, जिनके पास में दो डोनर साइट होती हैं, दो जगह से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन देगा कोई एक ही जगह से। ठीक है, ये जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं ना, ये होते यूनिडेंटेट ही है। ठीक है, होते तो यूनिडेंटेट ही है। कैसे भैया? तो मैंने कहा इनके पास में भैया दो डोनर साइट तो है, लेकिन देगा कोई एक ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दो जगह से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन एक ही जगह से दिया जाएगा, दोनों से नहीं दिया जाएगा। एक ही जगह से दिया जाएगा मतलब क्या है? ये एक लोन पेयर देगा, मतलब क्या है? ये यूनिडेंटेड है जी। क्या है ये? यूनिडेंटेड। जो एक लोन पेयर देता है उसको क्या कहते हैं? यूनिडेंटेड। तो एम्बीडेंटेड क्या होते हैं? यूनिडेंटेड ही होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एम्बीडेंटेड कौन से उनके बारे में बात करते हैं। तो NO2 नेगेटिव, नाइट्राइटो एन कहेंगे। NO2 नेगेटिव क्या है? आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड, इसको क्या कहेंगे? नाइट्राइटो एन लिखेंगे। ONO नेगेटिव, नाइट्राइटो ओ लिखेंगे। यहाँ पर एन का मतलब क्या है? यहाँ पर एन क्या है? एन से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। और यहाँ पर ओ का क्या मतलब है कि ओ यहाँ पर क्या होगा? लोन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, SO3 2 नेगेटिव, सल्फाइटो, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, यहां पर हो जाएगा आपका सल्फेटो। CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेटो। SCN नेगेटिव, थायोसाइनेटो। एस का मतलब यहां पर ये एस भी दे सकता है इलेक्ट्रॉन, एन भी दे सकता है, लेकिन यहां पर देगा कौन? एस देगा। ठीक है, NCS नेगेटिव, थायोसाइनोटो एन। ठीक है, एन यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, अब बात करेंगे केटाइनिक की। अपन ने न्यूट्रल की बात कर ली, एनायनिक की बात कर ली, एम्बीडेंटेड की बात कर ली, बात करेंगे केटाइनिक की। तो केटाइनिक देखो, NO पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम कहेंगे, IM, यहाँ पर IUM लगा देंगे। ठीक है, NH3 पॉजिटिव, NH2 इसको क्या कहेंगे? हाइड्राजीनियम। ठीक है, NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम। तो ये एग्जाम्पल आपको एज इट इज याद होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिडेंटेड लिगेंड के बारे में बात कर ली अपने। अब बात करेंगे बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में। भैया बाइडेंटेड लिगेंड तो हमें पता है, क्या पता है आपको? दो लोन पे जो डोनेट करेगा, ऐसा लिगेंड जो दो लोन पे डोनेट करता है उसको क्या कहेंगे अपन? बाइडेंटेड लिगेंड कहेंगे। दो लोन पे डोनेट करने वाले को क्या कहते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। ठीक बात है, ठीक है जी। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, पहला इसका एग्जाम्पल वो क्या है? इथेन 1,2 डाई अमाइन, इथाइलिन डाई अमीन। ध्यान से सुनो यार, बातों को ध्यान से सुनोगे मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। क्या कह रहा हूं मैं कि बाइडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं? ऐसे लिगेंड जो दो लोन पे डोनेट करते हो। एग्जांपल के बारे में बात करें तो इथेन 1,2 डाई अमाइन, इथेन 1,2 डाई अमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन भी इसको कहते हैं। इथेन 1,2 डाई अमाइन या फिर इथाइलिन डाई अमाइन इसको कहते हैं। इसको शॉर्ट में EN लिखेंगे। ध्यान से सुनो इसको, शॉर्ट में आगे अपन जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको EN लिखेंगे, ब्रैकेट में EN। ठीक है, अब ये इथेन 1,2 डाइमीन कैसा होता है? ये आपका इथेन हो गया। ठीक है, 1 और 2 डाइमीन, ये दो अमीन लगा दिए अपन 1,2 पे। ठीक है, ये इतना इतना आपका क्या है? इतना इतना, ये इतना इतना आपका क्या है? ये आपका है इथेन 1,2 डाइमीन है। ठीक है जी, और ये क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड का मतलब क्या है? दो जगह से क्या करेगा जी? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दो लोन पे डोनेट करेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं भी ये NH2 है, ये भी NH2 है। इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है। दोनों नाइट्रोजन क्या करेंगे? डोनेट करेंगे इसे लोन पेयर। किसको डोनेट करते हैं? सेंट्रल एटम को करते हैं। ये M क्या है? सेंट्रल एटम। ये जो नाइट्रोजन है ये इसको डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करेगा। तो यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी, यहां पर एक रिंग बन रही है, यहां पर एक रिंग बन रही है। ये इतना इतना क्या है? ये ब्लैक में जो लिखा हुआ वो इतना इतना क्या है? ये लिगेंड है। और ये क्या है? आपका सेंट्रल एटम है, और आपको यहाँ पर रिंग बनती हुई दिखाई दे रही होगी।
ठीक है। कितने मेंबर की रिंग है? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग है बनती है यहाँ पर। और इनको क्या कहते हैं? चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। ये इथेन 1,2 डाइमीन क्या है? ये बाइडेंटेट लिगेंड तो है, ये चिलेटिंग लिगेंड भी है। भैया ये चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है अभी समझाते हैं जी आपको। चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है? ऐसे लिगेंड जो रिंग बनाते हो, ऐसे लिगेंड जो रिंग बनाते हैं उनको क्या कहेंगे अपन? चिलेटिंग लिगेंड कहेंगे जी। क्या कहेंगे? चिलेटिंग लिगेंड। ऐसे लिगेंड जो रिंग बनाते हो उनको चिलेटिंग लिगेंड कहा जाएगा। और यहां पर देखो जी, इसने इथेन 1,2 डाइमीन ने क्या बनाई है? रिंग बना दी जी, 5 मेंबर की रिंग बना दी, इसलिए क्या कह देंगे इसको? चिलेटिंग लिगेंड कह देंगे। तो आपको एक चीज और बता देता हूं, चिलेटिंग लिगेंड तो आप समझ गए, ऐसे कंपाउंड जो रिंग बनाते हैं वो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं। लेकिन यूनिडेंटेड जो आपके एक लोन पे डोनेट करने वाले जो आपके लिगेंड होते हैं वो कभी चिलेटिंग लिगेंड नहीं बन सकते, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, एक ही लोन पे डोनेट करेंगे, तो वो क्या चिलेटिंग लिगेंड नहीं बन सकते। चलो अगला इसका एग्जांपल है बाइडेंटेट का। क्या पढ़ना है अपन? बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है। इसी का अगला एग्जांपल है ऑक्सिलेटो या फिर C2O4 2 नेगेटिव। ठीक है। कैसा लिखा जाएगा? ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना बस। अगला है ग्लाइसिनेटो, GLY शॉर्ट में लिखते हैं इसको। देखो इस प्रकार का होगा, ये इस प्रकार का होगा NH2 CS2 COO नेगेटिव। यहां पर जो है O नेगेटिव जो है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और N ये तो करेगा ही, इस पर लोन पेयर है, ये तो करेगा ही। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया ऐसे लोन पेयर तो आपकी इस ऑक्सीजन के पास में भी लोन पेयर है, ये भी तो कर सकता है। अरे ये भी तो क्या कर सकता है? ये भी तो डोनेट कर सकता है लोन पेयर। तो आपने ये क्यों कहा कि ये O नेगेटिव या फिर N पर लोन पेयर यही करेंगे दोनों? यहाँ पर यही दोनों डोनर होते हैं, इसी बाइडेंटेट है, दो जगह से, एक तो यहाँ से डोनेट होगा, एक यहाँ से डोनेट होगा। ये फर्क कैसे पता लगता है कि कौन सा डोनेट करेगा कौन सा नहीं करेगा? तो डोनर कैसे पता लगेगा? डोनर उसको कहेंगे या तो वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। ठीक है। अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन के पास में भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास में भी लोन पेयर है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? या नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए नाइट्रोजन क्या कर रहा है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में, एक ऑक्सीजन के पास में क्या है जी? लोन पेयर है, और एक के पास में नेगेटिव है। तो किसको प्रेफरेंस देंगे डोनर के लिए? नेगेटिव वाले को देंगे। तो ये समझ लो यहाँ पर जो कम EN होना चाहिए, एक तो आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए डोनर, और दूसरा इसमें नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अगला जो एग्जांपल है किसका? बाइडेंटेड लिगेंड का, वो है आपका DMG। ठीक है। DMG की फुल फॉर्म डाई मिथाइल ग्लाइकोक्सिमेटो। क्या है? डाई मिथाइल ग्लाइकोक्सिमेटो। वापस सुनो ध्यान से, बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है DMG, फुल फॉर्म क्या है? डाई मिथाइल ग्लाइकोक्सिमेटो। ठीक है। कैसा है जी? फोटो देखो इसकी, फोटो कुछ इस प्रकार की है। CH3 C डबल बॉन्ड NO नेगेटिव। देखो ध्यान से, देखो फोटो को, CH3 C डबल बॉन्ड NOH। ठीक है। अब यहां पर ये जो है, ये क्या है? DMG है। ये क्या है जी? DMG लिगेंड है, DMG। ठीक है। ये क्या करता है? Ni+2 के साथ में, निकल के साथ में DMG एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है? NiDMG होल ट्वाइस बनाता है। ठीक है। आप सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि जो DMG होता है वो Ni+2 के साथ में एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं आपको जी कैसा बनता है, ये देखो जी। हमने क्या किया, ये है एक, ये अपना पास में क्या है? DMG है। ठीक है। इस DMG को मैं उठा के यहां ले आया, देख लो ध्यान से, ये DMG है। ठीक है। इसी DMG को मैं उठाकर यहां ले आया, क्योंकि दो DMG है ना, देखो NiDMG2। ठीक है। तो इसी DMG को मैं उठाकर यहां ले आया। ठीक है। बीच में क्या है अपना? Ni+2 है। ठीक है जी, Ni+2 है। यहां से नाइट्रोजन जो होगा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको? Ni+2 को। Ni+2 क्या यहाँ पर सेंट्रल एटम है, तो यहाँ पर ये क्या है? लिगेंड की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये वाला नाइट्रोजन भी इसको डोनेट करेगा, ये वाला नाइट्रोजन भी, ये वाला नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा। ठीक है। और यहाँ पर जो है ये तो डोनेट करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा ये ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ये वाले हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक बात है। अब यहाँ पर देखो कितनी रिंग बन रही है? 1 2 3 4 5। एक रिंग तो ये वाली बन रही है, एक रिंग तो ये वाली बन रही है 5 कार्बन की। देखो 5 कार्बन बोल रहा हूँ, 5 मेंबर की, सॉरी 5 कार्बन नहीं है, 5 मेंबर की रिंग बन रही है। एक रिंग जो है आपकी ये वाली बन रही है, ये वाली बन रही है 5 मेंबर की रिंग, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। तो ये 5 मेंबर की रिंग बन रही है। और देखो एक रिंग ये बन रही है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग एक ये बन रही है। ठीक है। एक रिंग ये बन रही है। ऐसे ही एक रिंग यहाँ पर भी बन रही है, NiCNOHON। ठीक है। एक रिंग ये बन रही है 6 कार्बन की, 6 कार्बन बोलो, 6 मेंबर की। तो यहां से क्या मिला अपन को? 2 5 मेंबर की रिंग में बनी, और 2 क्या बनी? 6 मेंबर की रिंग बनती है। कब बनती है? जब DMG Ni के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है, NiDMG2 बनाता है। NiDMG2 कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके अंदर
दो तो 5 मेंबर की रिंग बनती हैं और दो 6 मेंबर की रिंग बनती हैं, और ये इसका स्क्वायर प्लेनर होती है। ये स्कारलेट रेड कलर की ये जो रंग जो है वो कैसा होता है, DMG2 का कैसा रंग होता है, स्कारलेट रेड कलर होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होती है। बस इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ट्राइडेंटेट की। बाइडेंटेट के बारे में अपन ने पढ़ लिया, ये सारी चीजें पढ़ी अपन ने। इथेन 1,2 डाइमीन, जिसको शॉर्ट में अपन EN लिखेंगे, ठीक है। ऐसी शक्ल दिखाई दी मैंने इसको। ऑक्जेल्डोटो कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है जी। ग्लाइसिनेटो कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। DMGG ऐसा दिखता है, Na+ के साथ में ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये बाइडेंटेट हो गया। अब बात करेंगे ट्राइडेंटेट के बारे में। ट्राइडेंटेट कौन से होते हैं भैया, तो 3 लोन पे डोनेट करें वो ट्राइडेंटेट होते हैं, ठीक बात है। चलो एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, क्या है इसका एग्जाम्पल, डाई इथाइलिन डाईइथाइलिन ट्राइअमीन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पर डाईइथाइलिन का मतलब क्या है, दो यहाँ पर क्या होंगे, इथेन होंगे। डाईइथाइलिन का मतलब क्या है, दो यहाँ पर क्या होंगे, इथेन होंगे। और ट्राइअमाइन का मतलब क्या है कि 3 यहाँ पर अमीन होंगे। बना देते हैं जी, ठीक है। दो यहाँ पर क्या है, इथेन, ठीक है, और 3 यहाँ पर क्या है, अमीन। तो एक NH2 में यहाँ जोड़ दूंगा, फिर आपका इथाइल आ जाएगा। एक NH जोड़ दिया, फिर आपका इथाइल आ जाएगा, और फिर एक NH2 आ जाएगा। इस प्रकार से इसकी संरचना डाईइथाइल ट्राइअमीन की क्या है। यहाँ पर देखो 3 नाइट्रोजन है, 1 2 3, 3 नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, 3 लोन पेयर ये डोनेट करेंगे, इसलिए किसके कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ट्राइडेंटेट वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेट्राडेंटेट के बारे में बात करते हैं। टेट्राडेंटेट क्या होता है जी, जो डोनेट करता है 4 लोन पेयर, जो 4 लोन पेयर डोनेट करता हो उसको क्या कहते हैं, टेट्राडेंटेट कहा जाता है। एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन, मतलब 3 इथाइलिन होंगे। ट्राई इथाइलिन का मतलब 3 क्या होंगे, इथेन होंगे, थाइलिन होंगे, और उसके अलावा 4 आपके क्या होंगे, अमीन होंगे। तो देखो ये NH2 पहला, फिर अपन ने एक इथेन लगा दिया, फिर NH, फिर अपन ने इथेन लगा दिया, फिर NH, फिर अपन ने इथेन लगा दिया, फिर NH2 लगा दिया। तो यहाँ पर 4 आपके क्या बन गए, इथेन बन गए, और 3 आपके क्या बन गए, इथाइलिन बन गए, ठीक है। तो 4 यहाँ पर N है, नाइट्रोजन कितने 4 हैं, 4 नाइट्रोजन मतलब चारों पर क्या होगा, लोन पेयर, और 4 क्या करेंगे, यहाँ पर लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो इसलिए क्या कर देंगे, 4 लोन पेयर डोनेट, इसलिए टेट्राडेंटेट वाली कैटेगरी में ये आ रहे हैं, ठीक। फिर बात करेंगे पेंटाडेंटेट की। पेंटाडेंटेट जो क्या करेंगे, डोनेट करेंगे 5 लोन पेयर डोनेट करेंगे, क्या करेंगे, 5 लोन पेयर है उनको डोनेट करेंगे। एग्जांपल के बारे में बात करें तो EDTA3 नेगेटिव, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, ध्यान से सुन लो भाई, EDTA3 नेगेटिव। EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है, एग्जाम में आई हुई है, इथाइलिन डाइअमीन ट्राइएसिटेट। क्या होती है, इथाइलिन डाइअमीन ट्राइएसिटेट, ठीक है। ध्यान से सुनो, 3 नेगेटिव ऊपर, ये भी ध्यान से सुनना, 3 नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। देखो कैसा बनता है, ऐसा बनता है जी, NCH2 CH, एक मिनट, यहाँ पर भी CH2 आएगा ना, नाइट्रोजन, फिर CH2 नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन CH2 नाइट्रोजन, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन से एक CH3CO नेगेटिव जुड़ जाएगा, ठीक है। क्या बोला है, टेट्रा एसिड ट्राई एसिटेट बोला, ट्राई एसिटेट में 3 एसिटेट है, तो एक एसिटेट अपने यहाँ लगा दिया, एक एसिटेट अपने यहाँ लगा दिया, 2 एसिटेट हो गए, एक एसिटेट अपने यहाँ लगा दिया, ट्राई एसिटेट हो गया, और यहाँ पर एक अपन लगा देंगे H वैलेंसी पूरी करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा अपना, इथाइलिन डाइमीन ट्राई एसिटेट। फिर है हेक्साडेंटेट, एग्जाम्पल अगला क्या है, हेक्साडेंटेट। डोनेट क्या करना है अपन को, लोन पेयर कितने डोनेट होंगे, 6 लोन पेयर यहाँ पर डोनेट होंगे, नाम से लग रहा है हेक्साडेंटेट। एग्जांपल क्या है यहाँ पर, EDTA4 नेगेटिव, यहाँ पर क्या था, EDTA3 नेगेटिव। अगर आपको EDTA3 नेगेटिव पूछे तो क्या होता है, वो इथाइलिन डाइअमीन ट्राइएसिटेट होता है। और अगर EDTA4 नेगेटिव पूछे तो इथाइलिन इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटेट होता है, ठीक है। तो ये ट्राई और टेट्रा, मतलब यहाँ पर अगर 4 नेगेटिव आ गया तो टेट्रा होगा, ठीक है। इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटेट, देखो जी ऐसा होता है। नाइट्रोजन तो था ही, देखो सेम ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है, बस इस हाइड्रोजन की जगह एक एसिटेट लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाइट्रोजन, यहाँ पर एसिटेट एसिटेट, ठीक है, 3 4 एसिटेट है ना इस बार, टेट्रा, CH2 नाइट्रोजन एसिटेट एसिटेट, बस। चलो अब आगे बात करेंगे चिलेटिंग लिगेंड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, चिलेटिंग लिगेंड के बारे में बात करते हैं। भैया चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं, बता रखा है मैंने जी, बता रखा है आपको। वे लिगेंड जो रिंग बनाते हो, ऐसे लिगेंड जो रिंग बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। और चिलेटिंग लिगेंड की दंतुरता कितनी होती है, चिलेटिंग लिगेंड की दंतुरता कितनी होती है भैया, कितनी होगी, कितनी होगी, मैंने आपको बताया था कि जो आपके यूनिडेंटेट होते हैं वो चिलेटिंग लिगेंड नहीं हो सकते, क्योंकि वो रिंग नहीं बना सकते, इसलिए वो चिलेटिंग लिगेंड नहीं हो सकते, ठीक बात है, ये तो पता है आपको। इसका मतलब क्या हो सकता है कि चिलेटिंग लिगेंड की दंतुरता कितनी होगी, डेंसिटी कितनी होगी, या तो 2 होगी, या तो 2 के इक्वल होगी, या फिर 2 से अधिक होगी, ठीक है। तो या तो 2 बाइडेंटेट होगा, या फिर बाइडेंटेट से ऊपर वाला ही होगा, यूनिडेंटेट तो नहीं हो सकता, इसलिए यूनिडेंटेट जो वो रिंग नहीं बनाते हैं, ठीक है। चलो अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में समझ लेते हैं, आ जाओ भाई ध्यान से समझ।
ठीक है, बताओ जी। चलो अपने सामने जो कंपाउंड है वो अपने पास सामने क्या है, K4FeCN6, ठीक है, ये है अपने पास में। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले K4, चार अपने पास में क्या है, पोटेशियम, ठीक है, एक पोटेशियम पर कितना चार्ज, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, पोटेशियम की कितनी होती है, +1, ठीक है, तो क्या कर देंगे +1, ठीक है। फिर अपन को निकालने किसकी है, Fe की निकालनी है अपन को, तो क्या कर दूंगा, +X कर दूंगा मैं, ठीक है, प्लस क्या कर दूंगा, X कर दूंगा, मुझे किसकी निकालनी है, Fe की निकालनी है, प्लस क्या करूंगा मैं, मेरे पास में Cn कितने हैं, 6 हैं, तो 6 इंटू क्या करूंगा मैं, इंटू क्या करूंगा, Cn की कितनी आपकी होती है, जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -1 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 कर दूंगा मैं। अब X को मैं इस, ये जो माल मसाला जितना भी 4 + 1 है, ठीक है, 4 1 कर देता हूं मैं यहाँ पे, चलो इसको +1 रहने दो, इसको -1, ठीक है। हाँ, इसको सारे को मैं 0 की साइड में लेके आऊंगा, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 - 4, तो x की क्या आ जाएगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। तो Fe की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है, ठीक है, सिंपल मैथ्स है। फिर बात करेंगे अगला, इस कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। K3 है, पोटेशियम कितने हैं, 3 है जी, ठीक है, तो एक पोटेशियम की कितनी होती है, +1, ठीक है। Fu क्या लिख लूंगा मैं, x लिख लूंगा, +x, ठीक है, और प्लस Cn कितने 6 हैं, 6, एक Cn पे कितना चार्ज होता है, -1, ठीक है, इक्वल टू 0। x बराबर क्या लिख दूंगा मैं, x बराबर मैं लिख दूंगा 6 - 3, तो x कितना आ जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो निकाल लेनी है, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, निकाल लेनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो, NiCO4 अपने सामने, NiCO4 है अपने सामने, अपन Ni जो है इसकी आपको, एक Ni की अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो x लिख दूंगा मैं इसको, ठीक है। अब CO की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, तो CO कितने 4 है पहले तो, +4, और CO की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है भैया, मतलब CO पर कितना चार्ज होता है भैया, तो न्यूट्रल होता है, CO पर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये 0 हो गया, ठीक है, बराबर 0 कर दूंगा मैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 0। 0 कैसे है, 4 × 0 करेंगे तो 0 ही आता ना, हाँ, तो x इक्वल टू 0, मतलब निकल पे कोई चार्ज यहाँ पर नहीं है। अगला देखो भाई, ये देखो, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, एक हाइड्रोजन में कितना चार्ज होता है, +1 होता है, ठीक है। अपन को पीटी की निकालनी है, तो क्या कर दूंगा, +x कर दूंगा, यहाँ पर सही करते हैं इसको लिख लेंगे क्या, x लिख लेंगे, ठीक बात है। फिर क्या है अपने पास में, Cl कितने हैं, 6, तो 6 इंटू कितने कर दूंगा मैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, -1, एक Cl पर कितना चार्ज है, -1, इज इक्वल टू क्या कर दूंगा मैं, 0, सारी वैल्यू 0 के इधर लेके आऊंगा, तो x क्या बचेगा मेरे पास में, x इज इक्वल टू 6 - 2, ठीक है, तो x क्या आ जाएगा, +4, ठीक है। तो यहाँ पर पीटी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितने है, +4, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4। फिर बात करेंगे इस कंपाउंड की, पांचवा जो एग्जाम्पल अपना, ठीक है, ध्यान से देखो, क्या निकालना है इसमें अपन को, Cu का निकालना है, तो Cu को मान लेते हैं x, ठीक है। फिर मेरे पास में NH3 कितने 4 है, तो 4 लिख दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, और NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता जी, न्यूट्रल होता है, ठीक है, चलो। और फिर मेरे पास में क्या है, इक्वल्स टू 2 है मेरे पास में ऊपर प्लस में, ठीक है, 2 ऊपर चार्ज लगा हुआ है, तो उसको मैं लिख दूंगा, इतनी देर अपन ने आगे बराबर में 0 लिख रहे थे, अब क्या लिख दूंगा मैं इसको, +2 लिख दूंगा, ठीक बात है। चलो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, ये तो 0 हो गया, 4 × 0 0 हो गया, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा आपस में, ठीक है। तो Cu पर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। चलो इस प्रकार से आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो निकालना है आपको, वेरी इजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं, या कोऑर्डिनेशन नंबर तो किसको कहते हैं, लिगेंड के साथ नीचे जो नंबर लिखा होता है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। सेंट्रल एटम आयन द्वारा ग्रहण की गई लोन पेयर की संख्या, ये एलपी है, एलपी का मतलब लोन पेयर की संख्या, तो सेंट्रल एटम या फिर आयन द्वारा कितने लोन पेयर की संख्या ग्रहण की गई है उसको क्या कहते हैं अपन, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। सीएन निकालने के लिए अपने पास में एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, लिगेंड की संख्या गुणा तंतुरता, ठीक है। अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या निकालनी, तो क्या फॉर्मूला आपके पास में, लिगेंड की संख्या, कितने आपके पास में लिगेंड है, गुणा कर दो आप तंतुरता उसकी, ठीक है, उसकी डेंसिटी क्या है, ठीक है, उसको गुणा कर दो, आपके पास सामने क्या जाएगा, Cn की वैल्यू आ जाएगी। जैसे एग्जांपल करते हैं अपन, अपने सामने K3, अपने सामने ये एग्जांपल है, ठीक है, K3FeCN6, ठीक है। लिगेंड की संख्या कितनी है जी, लिगेंड की संख्या मेरे पास में क्या है, Cn क्या होता है, लिगेंड की संख्या 6 है मेरे पास में,
ठीक है जी 6 है। और CN की तंतुरता क्या होती है जी, यूनिडेंटेट होता है, ये तो क्या होता है, यूनिडेंटेट लिगेंड होता है, एम्बीडेंटेट होता है ना, मैंने बताया था CN एम्बीडेंटेट, तो यूनिडेंटेट विद एम्बीडेंटेट, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आपकी CN की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ गई, ठीक है। ऐसे अपन बात करें इसकी सेकंड वाले की, इसका देख लो भाई, इसका CN आपको निकालना है तो वही सेम प्रोसेस होगी, ठीक है। CN इज इक्वल टू, यहाँ पर अपने पास में क्या है, 2 लिगेंड है अपने पास में, तो 2 लिगेंड का देख लो 4, ठीक है। NH3 का आपको कैसा होता है, ये यूनिडेंटेट लिगेंड होता है, तो 4 इंटू 1 प्लस आप कर देंगे H2O कितने हैं 2, H2O का कौन सा कैसा होता है, यूनिडेंटेट लिगेंड होता है, तो CN बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन, एक मिनट में चार्ज लगा दो यार, हमारा लैपटॉप जो है उसको चार्ज लगाना पड़ेगा, 1 सेकंड दीजिए बस। लग गया क्या, अरे नहीं लगा यार ये तो, ठीक जी। अगला देखो ध्यान से देखो, इसका CN निकालते हैं, CN निकालते हैं। EN क्या होता है, अभी बताया था मैंने आपको, इथेन 1,2 डाइअमाइन होता है, ठीक है, बताया था या नहीं बताया था, शॉर्ट में जिसको अपन ब्रैकेट के अंदर EN लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर EN कितने हैं 2 हैं जी, कितने हैं 2 हैं, देखो इंटू क्या कर देंगे, इसकी डेंटिसिटी दंतुरता कितनी होती है, EN क्या होता है बाइडेंटेट लिगेंड होता है, तो 2 कर देंगे, है ना। चलो जी, यहाँ पर Br2 भी दे रखा है अपन को, तो प्लस करेंगे अपन, और Br कितने हैं जी 2 हैं, Br कितने हैं 2 हैं, और Br कैसा होता है, यूनिडेंटेट होता है या बाइडेंटेट होता है, भैया यूनिडेंटेट होता है, तो क्या लिख दूंगा 1 लिख दूंगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। चलो अगला देखो क्वेश्चन 4 देखो, चौथा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर अपन को निकालना है CN निकालना है, तो CN बराबर क्या आ जाएगा अपना, लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या गुणा अपन क्या कर देंगे दंतुरता कर देंगे, तो यहाँ पर लिगेंड कितने हैं, संख्या कितने हैं 4 है, ठीक है, गुणा CO की दंतुरता कितनी होती है, यूनिडेंटेट होता है 1 होता है, तो इसको क्या जाएगा 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। तो इस प्रकार से आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आ गया, आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। अब अगला है EAN, EAN, EAN क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है, EAN क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, हिंदी में बात करें तो प्रभावी परमाणु संख्या होती है। EAN क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या फिर प्रभावी परमाणु संख्या होती है। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है जी सिंपल इसका भी, EAN इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू CN, जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसको 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। EN का फॉर्मूला जो है वो सिंपल है, एटॉमिक नंबर माइनस आपका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, प्लस कर देंगे अपन किसको 2 इंटू CN, करके देखते हैं एग्जांपल अपने सामने K3FeCN6, ठीक है, ध्यान से देखो, EAN निकालना अपन को, कलर दूसरा लेते हैं, इसका अपन को क्या निकालना है EAN, EAN बराबर क्या आ जाएगा, यहां से देखो ध्यान से, EAN बराबर आ जाएगा, एटॉमिक नंबर देखना अपन को, तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी 26 होता है भैया, कितना होता है 26, ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है Fe पे, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर अपन कैलकुलेट कर लेंगे और कितना आ जाएगा +3, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है माइनस कर दूंगा मैं क्या +3, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में क्या है उसके बाद में अपने पास में क्या है प्लस, ठीक है, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर CN कितना है, CN निकलना अभी अपने सीखा है, लिगेंड की संख्या गुणा क्या कर देंगे, लिगेंड की संख्या गुणा कर देंगे दंतुरता गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से अपन सोल्व करेंगे इसको, 26 माइनस 3 कितना आ जाएगा 23, 23 प्लस 6 दूनी 12, 23 प्लस 12 कितना आ जाएगा 35 आएगा ना, और 35 ही तो आएगा, तो यहाँ पर इसका ये क्या आ गया, इसकी EAN आ गया, ठीक बात है। इस प्रकार से अपन EAN जो है वो निकाला जाता है। इसके बाद में एक रूल आता है सिडविक रूल, सिडविक का नियम आता है, इस सिडविक का नियम क्या है इसको ध्यान से देखते हैं। जब EAN अगली नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा तब कॉम्प्लेक्स जो वो स्टेबल होगा। जब EAN जो अपन निकालेंगे और EAN के जो नंबर आएगा वो किसी नोबल गैस की जो एटॉमिक नंबर है उसके बराबर आ जाएगा। जैसे मान लो 36 EAN की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई, ठीक है, तो अगर 36 पे क्या है एक क्या होती है नोबल गैस भी होती है, तो 36 अगर EAN की वैल्यू आ गई 36 से नोबल गैस का नंबर भी है एटॉमिक नंबर भी है, अगर वो दोनों बराबर आ गए मतलब क्या है आपका कॉम्प्लेक्स क्या है आपका स्टेबल होगा। तो यहां पर देखो जब EAN अगली नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा
अगली जो आपकी नोबल गैस होगी उसका एटॉमिक नंबर जितना भी होगा उसके अगर बराबर आपका En की वैल्यू आ गई तो कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल होगा। और मुख्यतः जो सिडविक रूल का नियम जो है वो मेटल कार्बोनिल्स के लिए ही लागू होगा। ठीक है, एग्जांपल है अपने सामने NiCO4, देखो ध्यान से करते हैं इसका कैसे होगा। EAN निकालना अपन को, क्या निकालना है? EAN। सबसे पहले क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर लिखेंगे किसका, निकल का, कितना होता है 28। ठीक है, माइनस क्या कर देंगे, इस पर कोई चार्ज वार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पर जीरो। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, इंटू टू इंटू क्या आपका CN। ठीक है, यहाँ पर तो CN की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्या आएगा यहाँ पर 28 प्लस 6, सॉरी 4 नहीं 8, हाँ 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 2 और 36, 36 आ गया। 36 क्या होता है यहाँ पर, नोबल गैस कौन सी, क्रिप्टन होती है क्या। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Mn अगला एग्जांपल है MnCO5। ठीक है, ध्यान से देखो, Mn का सबसे पहले EN निकालना अपन को, EAN निकालना। EN के लिए फॉर्मूला क्या होता है, EN के लिए सबसे पहले अपन को क्या करने का पड़ेगा, एटॉमिक नंबर लिखना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं जी 25, किसका, मैंगनीज का। माइनस क्या कर दूंगा, इस पर कोई ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। ठीक है, प्लस क्या कर दूंगा 2 इंटू CN। CN कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है जी, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना है जी 5। ठीक है, क्या आ जाएगा 25 प्लस आपका 10 कितना हो जाएगा, 5 10 कितना हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 35। 35 कोई नोबल गैस की वैल्यू है क्या, नहीं। कोई एटॉमिक नंबर है क्या 35 पर, नहीं है जी। इसे क्या कर देंगे, ये क्या है, अनस्टेबल है। क्या है ये, अनस्टेबल होगा। जिसका नोबल गैस के बराबर आएगा, सिडविक का नियम यही तो कहता है कि जिसका EN, जिस कॉम्प्लेक्स का EAN जो नंबर है वो नोबल गैस के परमाणु संख्या के बराबर आएगा, वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पर नोबल गैस के परमाणु संख्या के बराबर नहीं आ रहा तो अनस्टेबल है, और ये क्या है, स्टेबल है। 36 आ रहा है तो स्टेबल है। समझ में आई बातें यहाँ तक। ठीक है, अब बात करेंगे अपन IUPAC नोमेनक्लेचर की। किसके बारे में बात करेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर की। ध्यान से सुनो, पहले केटाइन का नाम लिखा जाएगा, रूल्स हैं इसके बारे में। IUPAC नोमेनक्लेचर यहाँ पर करेंगे अपन, नामकरण करेंगे कंपाउंड्स का, और यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के बारे में अपन समझेंगे। ध्यान से सुनना और बातों को समझ भी लेना साथ साथ में। पहले केटाइन का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद में अपन एनाइन का नाम लिखेंगे। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, केटाइन का नाम लिखेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, एनाइन का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, पहले केटाइन का नाम लिखा जाएगा और बाद में एनाइन का नाम लिखा जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है, जब कॉम्प्लेक्स आयन लिखेंगे, जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे अपन, जो ब्रैकेट के अंदर नाम है उस ब्रैकेट वाला नाम लिखेंगे, तब अपन क्या करेंगे, लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो माल मसाला है उसका अपन क्या करेंगे, लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। लिगेंड का नाम लिखेंगे किसके अंदर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अपन नाम लिखेंगे। फिर ये प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब दो लिगेंड है। ठीक है, दो लिगेंड है तो अपन क्या करेंगे, डाई लिख देंगे। तीन लिगेंड है तो ट्राई। ठीक है, ऐसे नाम लिखेंगे तो प्रीफिक्स डाई, ट्राई एक्सेट्रा अपन उपयोग करेंगे। और अगर लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई, ट्राई ये लगे हुए हैं, ठीक है, कई बार ये होगा कि लिगेंड के नाम के अंदर पहले से देखो, जैसे इथेन 1,2 डाई अमीन है, पहले से ही क्या है, डाई लगा हुआ है। पहले से अगर डाई, लिगेंड के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा ये लगे हुए हैं, तब अपन स्पेशल वर्ड यूज करेंगे, जैसे बिस, ट्रिश, टेट्रा, किस। ठीक है, ऐसे जो शब्द है वो अपन उपयोग में लेंगे। ठीक है, पांचवा जो नियम है वो कह रहा है कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल का जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो सेंट्रल एटम का जो नाम लिखेंगे उसके बाद में उसको रोमन नंबर में अपन लिखेंगे। एक बार वापस मैं आपको 5 रूल है, बिल्कुल सही सिंपल से रूल है, बताता हूं वापस। पहला रूल ये कह रहा है कि पहले अपन केटाइन का नाम लिखेंगे, एनाइन पहले केटाइन का नाम फिर एनाइन का नाम, पहले केटाइन का नाम लिखा जाएगा फिर एनाइन का नाम लिखा जाएगा। दूसरा रूल कह रहा है कि जब भी अपन ब्रैकेट वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले अपन लिगेंड का नाम लिखेंगे। ठीक है, और लिगेंड का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। प्रीफिक्स अपन यूज करेंगे डाई, ट्राई, टेट्रा ये अपन यूज करेंगे। और यदि अगर लिगेंड के नाम में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा लगे हुए हैं तो अपन स्पेशल वर्ड यूज करेंगे, बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस ये लिखेंगे अपन। ठीक है, पांचवा जो नियम है वो कह रहा है कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जो है, मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था, ठीक है, वो कहां लिखेंगे अपन, वो लिखेंगे अपन सेंट्रल एटम के नाम के बाद में लिखेंगे रोमन संख्या के अंदर। ठीक है, चलो अब सेंट्रल एटम का नामकरण कैसे किया जाएगा वो देखो ध्यान से। सेंट्रल एटम जो उसका नामकरण कैसे किया जाएगा वो देखो ध्यान से। मेटल, यहां पर मेटल के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, यदि कॉम्प्लेक्स केटाइनिक या फिर न्यूट्रल है, यहां पर अपन लिखेंगे यदि अगर कॉम्प्लेक्स कैसा है, केटाइनिक या फिर न्यूट्रल है तो अपन इस प्रकार के नाम यूज करेंगे। और यदि कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है तो अपन इस प्रकार के नाम यूज करेंगे। ठीक है, सेंट्रल मेटल जो सेंट्रल एटम है उसका नाम कैसा होगा वो ध्यान से सुनो। अगर कॉम्प्लेक्स जो आपका वो केटाइनिक या फिर न्यूट्रल है तो अपन ये वाले नाम यूज करेंगे, और अगर कॉम्प्लेक्स जो वो एनाइनिक है तो अपन ये वाले नाम यूज करेंगे। ध्यान से देखो, क्रोमियम है तो उसको
जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो कैसा केटाइनिक न्यूट्रल है तो अपन क्या लिखेंगे क्रोमियम ही लिखेंगे, और कॉम्प्लेक्स अगर अनाइनिक है तो अपन क्या लिखेंगे क्रोमेट लिखेंगे। अगर Mn है मैंगनीज, ठीक है, तो उसको कॉम्प्लेक्स अगर केटाइनिक है तो अपन मैंगनीज ही लिखेंगे, और अनाइनिक है तो अपन इसको मैंगनेट लिखेंगे। Fe केटाइनिक है तो आयरन लिखेंगे, और अनाइनिक है तो इसको फेरेट लिखेंगे। CO ठीक है कोबाल्ट लिखेंगे अगर केटाइनिक है तो, और अनाइनिक है तो आपका इसको कोबाल्टेट लिखेंगे। निकल केटाइनिक है तो उसको निकल लिखेंगे, और अनाइनिक है तो उसको निकलेट कहेंगे, ठीक है। Cu केटाइनिक है तो कॉपर, और अगर अनाइनिक है तो उसको क्यूपरेट लिखेंगे। जिंक केटाइनिक है तो उसको जिंक लिखेंगे, और अगर अनाइनिक है तो उसको जिंकेट लिखेंगे। फिर है Pd, ठीक है, पैलेडियम लिखेंगे अगर केटाइनिक है, और अनाइनिक है तो उसको पैलिडेट लिखेंगे। प्लेटिनम अगर केटाइनिक है तो प्लेटिनम, और अनाइनिक है तो उसको प्लेटिनेट। और Ag सिल्वर लिखेंगे अगर आपका केटाइनिक है, और अनाइनिक है तो इसको करेंगे अपन अर्जेंटेट। Au गोल्ड लिखेंगे अगर केटाइनिक है, और अगर अनाइनिक है तो उसको अगर लिखेंगे अगर ओरेट लिखेंगे। Hg अगर केटाइनिक है आपका तो उसको लिखेंगे अपन मरकरी, और अगर अनाइनिक है तो उसको मर्क्यूरेट लिखेंगे। फिर आपका Ti टाइटेनियम अगर केटाइनिक है या फिर न्यूट्रल है तो उसको अपन टाइटेनियम लिखेंगे, और अगर अनाइनिक है इसको टाइटेनेट लिखेंगे। ये सारी बातें होगी, एग्जांपल्स करते हैं, आ जाओ, ठीक है, नामकरण करते हैं, नामकरण सीखते हैं, आ जाओ। रूल्स आपको सबको पता है, ध्यान से बस समझना, और सब अपने अपने चैट में आंसर जो करते जाना। पहला अपन मैं करके दिखाता हूँ, फिर अपन आगे करेंगे, ठीक है। अपने सामने K4FeCN6, ठीक है, नामकरण करते हैं जी। सबसे पहले किसका नामकरण होता है भैया? केटाइन का नाम। पहला रूल ही कहता है केटाइन का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। भैया हमें कैसे पता लगेगा केटाइन कौन सा है? K4 क्या है यहाँ पर? केटाइन है। K4 केटाइन है तो ये क्या है? एनाइन है, ठीक है। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? केटाइन का नाम सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या लिख देंगे? पोटेशियम लिख देंगे, पोटेशियम लिख देंगे। अब आप कहोगे भैया कि पोटेशियम 4 है तो टेट्रा पोटेशियम लिखो, तो मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, एक चीज और बता देता हूं, यहां पर स्टार मार्क के लिख लो। जो काउंटर आयन होगा, तो हिंदी में लिखते हैं पूरा, जो काउंटर आयन होगा, काउंटर आयन कौन सा होता है? ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो, जो काउंटर आयन होगा उसके नंबर नहीं लिखने हैं, ठीक है। जो आपका काउंटर आयन है उसका नंबर नहीं लिखना है, तो यहाँ पर K4 क्या है? यहाँ पर आपका काउंटर आयन है तो उसका अपने को सिर्फ पोटेशियम लिखना है। 4 पोटेशियम ये नहीं बताना अपन को, ठीक है। चलो जी, केटाइन की बात होगी, अब चलते हैं अनाइन पे, ठीक है। ये अपना अनाइन है जी, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? ब्रैकेट वाले में कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का सबसे पहले नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिगेंड कितने हैं? 6 हैं, तो क्या लिख दूंगा मैं? हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। Cn है, Cn को क्या लिखूंगा? एनाइन के अंदर Cn को क्या लिखूंगा मैं? इसको लिखूंगा साइनाइडो। क्या लिखूंगा? साइनाइडो। बताया था भाई, बताया था, दिखाता हूँ, चलो आपको थोड़ा शांति आ जाए, इसीलिए तो बताया था ना ये सारी चीजें। Cn नेगेटिव एनाइनिक में Cn नेगेटिव साइनाइडो, साइनाइडो, याद आया, याद आया, ये Cn नेगेटिव साइनाइडो, ठीक है। वापस आ जाओ, ठीक है। हेक्सा मतलब 6 के लिए अपन हेक्सा लिखेंगे, Cn के लिए क्या लिखेंगे? साइनाइडो लिखेंगे। फिर अपने पास में क्या है? Fe। Fe का क्या नाम लिखेंगे? आयरन लिखूं कि फेरेट लिखूं? भैया अगर ये केटाइनिक होता या फिर न्यूट्रल होता तब तो अपन आयरन लिखते Fe को, लेकिन ये क्या है? एनाइनिक है, क्या लिखेंगे इसको? फेरेट लिखेंगे, तो क्या लिख दूंगा? फेरेट लिख दो, फेरेट लिख दूंगा, ठीक है। अब अपन को क्या लिखना है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कहां लिखते हैं? सेंट्रल एटम का जो नाम लिखा है उसके बाद पर रोमन नंबर में लिखते हैं। तो यहां पर जो है आपका ये जो Fe है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल दे? अपन को निकाल लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आते हैं। कितनी होगी जी? 2 होगी। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे अपन? नाम क्या आगे 2 लगा देंगे। बस इस तरीके से आपको नाम लिखने एग्जाम में आते हैं भाई क्वेश्चन, इस चैप्टर से, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, अगला देखो, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? ठीक है, यहां पर क्या है? केटाइन कौन है और एनाइन कौन है? सबसे पहले तो आपको वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो यहां पर जो केटाइन है, ये जी केटाइन है, ये केटाइन है, और ये एनाइन है, ये एनाइन है। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? केटाइन का नाम लिखते हैं। तो यहां पर केटाइन कौन है? आपका एनआई, ठीक है। तो यहां पर केटाइन में किसका नाम लिखेंगे? सबसे पहले लिगेंड का। लिगेंड कितने हैं जी? 6, तो हेक्सा लिख दूंगा मैं, हेक्सा लिख दूंगा। लिगेंड का नाम क्या है जी? अमीन, अमाइन नहीं, अमीन, ठीक है। तो ये क्या है? AMMINE, हेक्सा अमीन। उसके बाद में किसका नाम लिखूंगा मैं? केटाइन में कौन है फिर? निकल भाई साहब। तो यहां पर केटाइन में निकल का क्या लिखूंगा? निकल लिखूंगा कि निकलेट लिखूंगा? भैया केटाइन न्यूट्रल में निकल लिखते हैं, एनाइन होता तो निकलेट लिखते, तो मैंने कहा निकल लिख देते हैं फिर।
निकल, ठीक है। अब सेंट्रल एटम के बाद में क्या लिखते हैं अपन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, किसमें, रोमन संख्या में। तो यहां पर इसका Ni का आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, कितना होगा, 2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो अपन 2 लिख देंगे इसका, ठीक है। फिर अपन क्या लिखेंगे, एनाइन का नाम लास्ट में लिखेंगे, और एनाइन यहां पर क्या है, क्लोराइड, तो यहां पर क्या लिख देंगे, क्लोराइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा एग्जांपल देखो, इसका नाम लिखते हैं भाई, आ जाओ। ये क्या है अपना, केटाइन है, पूरा यही केटाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम, तो है लिगेंड कितने हैं, हेक्सा, 6 है, तो हेक्सा। पानी के लिए क्या लिखते हैं जी, H2 के लिए क्या लिखते हैं, बताया था मैंने स्टार्टिंग में, एक्वा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्वा लिख देते हैं जी, हेक्सा एक्वा, एक्वा। फिर क्या बच गया, एमन बच गया, तो क्या लिख देंगे, एमन को मैं क्या लिखूं, मैंगनीज लिखूं कि मैंगनेट लिखूं, भैया ये केटाइनिक या फिर न्यूट्रल है तो इसको मैंगनीज लिख दो, अगर ये एनाइनिक है इसको मैंगनेट लिख दो। मैंने कहा ये तो आपका केटाइन है, क्या है, केटाइन है, केटाइन है, तो क्या लिखो, मैंगनीज लिख दो, लिख देंगे जी मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है अपन को, मैंगनीज के बाद में क्या लिखेंगे अपन, रोमन नंबर में इसका क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पर क्या लिख देंगे, 2, और ये ऊपर +2 चार्ज लगाओ, इसलिए इसको आयन भी लिखेंगे साथ में, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल अपने सामने, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, यहां पर केटाइन कौन सा, ये वाला केटाइन है, चलो उस ओहो क्या हो गया ये क्या आ गया भाई, 1 मिनट दीजिए भाई, ठीक है, चलो कलर दूसरा लेते हैं। ये क्या केटाइन है, K2 क्या है यहाँ पर, केटाइन, ये क्या है, एनाइन, ठीक है जी, K2 एनाइन के, K2 केटाइन है, ठीक है। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, केटाइन का, क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिख देंगे, पोटेशियम। K2 कितने हैं, 2 लिखूं क्या, डाई पोटेशियम लिखो, अरे नहीं भैया, K2 में संख्या नहीं लिखनी होती अपन को, ठीक है, काउंटर आयन की संख्या नहीं बतानी होती। अब आते हैं अपन, तो थोड़ा सा लिखते हैं इसको, पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। अब आते हैं एनाइन पे, ठीक है। सबसे पहले किसका लिखेंगे, लिखेंगे लिगेंड, कितने लिगेंड है, टेट्रा, ठीक है। Cn को क्या लिखूं, साइनाइडो, साइनाइडो हो गया। अब निकल को क्या लिखूं, निकल लिखूं कि निकलेट लिखूं, भैया अगर ये केटाइन होता निकल लिखते, लेकिन ये क्या है, एनाइन है, क्या लिखेंगे, निकलेट लिखेंगे, निकलेट, ठीक है। अब मुझे बताओ, निकलेट के बाद में आपका रोमन संख्या में कितनी इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, 2, 2 लिख देंगे। चलो ये ऑक्सीडेशन नंबर आपको मैंने निकालना सिखा दिया, तो आपको कर लेना है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल, ये अपने सामने है, इसका नाम भी कर लेते हैं। क्या है जी, ये एनाइन है कि केटाइन है, भैया आयन है जी, ये एनाइन है, ठीक है। कितने आपके हैं, लिगेंड कितने हैं, 6, तो हेक्सा, ठीक है। ये क्या है, एनाइन, एनाइन है, तो क्या लिखेंगे इसको, साइनाइडो, साइनाइडो। अब Fe को मैं आयरन लिखूं कि फेरेट लिखूं, भैया एनाइन है, नेगेटिव चार्ज साफ साफ दिख रहा है, तो ये क्या है, एनाइन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये फेरेट, फेरेट। फेरेट के बाद में क्या लिखूंगा मैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन संख्या में कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। और यहां पर अपन क्या लिख देंगे, लास्ट में आयन भी लिख देंगे, क्योंकि पूरा 4 लगा हुआ इसलिए आयन भी लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको नामकरण करने ही, अपन ने कुछ एग्जाम्पल किए, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसके आगे का जो अपन करेंगे वो अगले भाग के अंदर करेंगे, ठीक है। और जो आया कल शाम को आ जाएगा अगला भाग, और पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कल आप शाम को आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो डेली अपने केमिस्ट्री के लेक्चर्स होंगे डेली, तो कर लेना। इसका अगला भाग 2 वीडियोस के अंदर, 2 भागों के अंदर पूरा हो जाएगा चैप्टर। आज हो गया, इस इतना ही बड़ा कल भाग आएगा, उसके अंदर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आई चीजें या नहीं आई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।